दोस्तों, आप भी अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो आपने ऐसी आकृतियों को बार बार देखा होगा और इन्हें हल करने की भी कोशिश की होगी। लेकिन अगर आपको इन आकृतियों को हल करने में कोई परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस आकृति को देखने पर हमें लगता है कि इसे हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा ये गया होता है कि आप बताइए कि इन आकृतियों में कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपसे पूछा जाता है कि कितने त्रिभुज होते हैं। तो पूछे जाने पर हमें लगता है कि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल से आसान है, बस सेकंडों में इसका उत्तर दे देंगे। लेकिन जितना आसानी से हम सोचते हैं उतना आसान होता नहीं है। तो देखिए, कुछ मैं आपसे कहूँ तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग है, आपसे पूछा जाए कितने वर्ग है, तो मुझे पता है आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप कुछ ही सेकंडों में इसका उत्तर दे देंगे। आप गिनेंगे 1 2 3 4, और आप इतने भी, मैं कहूँ, नासमझ नहीं है कि आप इस बाहर वाले वर्ग को भी भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। तो आप इसे काउंट करके कहेंगे कि इसमें 5 है। बिल्कुल सही आंसर आपका। लेकिन इसमें कुछ और ऐड कर दिया जाए, इसे कुछ बड़ा कर दिया जाए तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा परेशानी होगी। जैसे कि हमसे कह दिया जाए कि इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो इसमें देखिए 9 तो हमने गिन लिया, और मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप बाहर वाला तो नहीं भूलेंगे। तो देखिए कितना हो गया, 9 में हम +1 कर देते हैं तो कितना होता है, 10। क्या ये आंसर इसका सही है? बिल्कुल सही नहीं है। इसका आंसर मैं कहूं तो क्या है, 14 आएगा। कैसे आएगा उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज है, आप गिनेंगे, काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 काउंट कर लिया। फिर आप इसमें कितने और ऐड करेंगे, मुझे नहीं पता आप कितने ऐड करेंगे, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि इसका आंसर 13 होगा। ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, 13 कैसे होगा यार, इसके अंदर तो 9 तो ये दिखाई दे रहा है, एक बड़ा वाला गिन लूंगा मैं और कुछ एक ऐसे करके। आप, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप इसे हल नहीं कर सकते। अगर आप इसे हल कर लेते हैं तो इससे भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसे मैं और बढ़ा दूं नीचे, और मैं यहाँ पर और देखिए यहाँ पर ट्रिंगल बना देता हूं, और ज्यादा मैं इसे बढ़ा दूं तो कैसे हल करेंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ आपके इसी टॉपिक पर है, आप इसे कैसे आसानी से हल कर सकते हैं उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये तो कुछ आकृतियां थी जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आज का हमारा टॉपिक किस बात पर है। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए आकृतियों के बारे में हमसे पूछा जाए, तो हमसे 3 ही प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, 3 ही प्रकार के। एक बार मैं इसे मिटा देता हूं, आपको इसकी जो आधारभूत, जो मैं कहूं तो आज का जो टॉपिक किस टॉपिक पर है, किस बात पर हम बात करेंगे, वो आपको पता चल गया है। इसीलिए मैंने आकृतियां बनाई थी। अब बात करते हैं बेसिक के बारे में, इसे समझे कैसे इसे हल करें, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आकृतियों के बारे में से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है वर्ग पर आधारित। वर्ग आप जानते हैं, वर्ग की शर्त क्या होती है, चारों दिशाएं, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। और दूसरा जो हमसे क्वेश्चन आकृतियों का बनता है वो होता है, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, वो होता है आयत पर। आयत को भी आप जानते हैं, आयत की शर्त ये होती है कि आमने सामने की भुजा समान होनी चाहिए। और तीसरी जो आकृति होती है जिसमें से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है त्रिभुज। त्रिभुज को भी आप पूरी तरह से आसानी से जानते हैं, क्योंकि पहली क्लास से हम 5वीं 6वीं जो 10वीं तक की हमारी पढ़ाई होती है उसके अंदर, मैथ के अंदर हम इन्हीं आकृतियों को बार बार देखते हैं। तो इनका नाम तो आप सभी जानते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो इन्हें अलग रूप में हमारे सामने दर्शाया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इनके अंदर आकृति कितनी है। और अगर मैं आपसे कहूं कि सरल आंखों में, सीधी आंखों से हम देखना चाहिए कि इसके अंदर आकृतियां कितनी है, आप गिनना चाहिए, तो ये असंभव सा हो जाता है अगर आपको ट्रिक इसकी नहीं आती है। तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से, इसके जो तरीके हैं उनके साथ पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको वही पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने आपको कहा
कि 3 प्रकार की आकृतियां होती है, उसमें से ही हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम किन बातों पर बात करेंगे वो मैं आपको बता दूं। आज करेंगे सिर्फ हम इस वर्ग पर, क्योंकि इन तीनों की बात तो हम एक वीडियो में कर नहीं सकते, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। और बड़ा वीडियो होने के कारण आप सभी को पता है कि थोड़ा बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता है और समझ में भी कम आता है। इसलिए आज हम सिर्फ बात करेंगे वर्ग पर। दूसरा वीडियो आएगा जिसे पार्ट 2 आएगा, उसमें हम बात करेंगे आयत की। और जो ट्रायंगल पर इस पर आधारित जो वीडियो आएगा उसमें से आपको कहूं कि डीपली क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इन 3 वीडियो में आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर करवा दूंगा मैं। बिल्कुल भी आपको इन क्वेश्चनों में शंका नहीं रहेगी, आपकी सभी शंकाओं का समाधान करूंगा। बस आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में न आए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, मैंने आपसे कहा कि 3 आकृतियों से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ बेसिक बता दूं मैं आपको मैंने ये तो बता दिया कि आज का टॉपिक है, जो आज का वीडियो है वो सिर्फ वर्ग पर बात करने वाले हैं हम। वर्ग पर देखिए क्या क्या बात की जाती है, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहां पर वर्ग बना देता हूं। ये हो गया आपका वर्ग, ठीक है, ये वर्ग हो गया। इसमें मैं इसे डिवाइड कर देता हूं और इसमें कितने वर्ग है आप सभी को पता है। अब हमसे पूछा जाता है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि इसमें कॉलम कौन सा है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, कॉलम और रो। देखिए, जैसे कॉलम कौन सा होता है, रो कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा रो। और जो खड़ी जो लाइनें होती है ये होता है हमारा रो। ये जो मैं कहूँ खाने हैं, जो इन जो खड़े खानों को कहते हैं हम कॉलम, और जो पड़े हुए खाने हैं उसे कहते हैं रो। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं नामों के आधार पर हम आने वाले क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आपको याद रहना चाहिए, जो पड़ी हुए खाने हैं उन्हें कहते हैं रो, और जो खड़े हुए खाने हैं उन्हें कहते हैं कॉलम। याद रह गया, इसे याद रखना है। चलिए फिर आगे हम बात करें इसकी कि इसे हल कैसे करें। तो इसे तो आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से, मैं आपको जानता हूं कि इसे तो कर ही सकते हैं। 1 2 3 4 और बाहर वाले को भी नहीं भूलेंगे, 5 हो गया। लेकिन इससे बड़े जो मैंने आपको आकृति दिखाई थी उन्हें कैसे हल करें, उससे भी बड़ी आकृतियों को कैसे हल करें, तो इसके लिए कोई न कोई हमारे पास ट्रिक होनी बहुत ही आवश्यक है। तो आज उसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिक हम इसी आकृति से शुरू करते हैं, इस पर अप्लाई करके मैं आपको बताता हूँ। छोटी आकृति है, समझ में भी आपको जल्दी आ जाएगा। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें बस इतना करना है, आप यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं 1 और 2। हमने रो की नंबरिंग की, ये रो है 1 और 2। और बात करें कॉलम की, तो कॉलम हमारे कितने हैं, 1 और 2। कॉलम भी हमारे 2 है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जब भी आपके सामने कोई ऐसी आकृति हो, जब भी आपके सामने कोई ऐसी आकृति हो जिसकी कॉलम और रो समान हो, मैं यहाँ पर कहूँ आकृति मतलब m गुणा m हो, दोनों समान हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये करना है 1 और 2। तो आप यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर निकालेंगे। बड़ा आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर निकालना है। देखिए 1 का स्क्वायर हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है वो भी आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर आप सभी को पता है 4 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो इसका आंसर 5 आएगा, और 5 तो आपने पहले ही निकाल दिया था। लेकिन ये ट्रिक मैं आपको इस छोटी आकृति पर इसलिए समझा रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और आप इसी आधार पर बड़ी से बड़ी आकृतियों को बिना कोई प्रॉब्लम के आसानी से हल कर सकें। इसलिए मैं आपको ये आकृति यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए, अगर बात करें हम बड़ी आकृतियों की, बड़ी आकृतियों की, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ हो ऐसे, ये है हमारी आकृति।
अब इसे हल करेंगे। तो पहले तो आप अगर आप भूल जाइए कि आपको इसका तरीका पता नहीं है कैसे हल करेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले तो अगर किसी को भी इस टॉपिक के बारे में पता नहीं है तो वो सबसे पहले यही गलती करेगा, ऐसे गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वो 16 गिनेगा। फिर वो ऐसे करेगा 16 तो हो गया, फिर एक बड़ा वाला 17, ऐसे करके वो ही जाने वो कितनी आकृतियां यहाँ पर लिख देगा। लेकिन तरीका अगर आपके पास होगा तो आप एकदम सटीक इसका आंसर निकाल सकते हैं। आज हम उसी सटीक आंसर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सटीक आंसर नहीं आएगा तो चाहे हमारी जो उत्तर हो वो 20 हो और हम वहां पर 19 लिख देते हैं तो भी हमारा गलत तो हो ही जाता है। चाहे एक कम लिखें या फिर 2 या फिर 10 आकृतियां, चाहे आप कितनी कम लिखे या कितनी ज्यादा लिखे, जब तक आपका सटीक आंसर नहीं होगा जब तक आपका क्वेश्चन तो सही हो नहीं सकता। तो आज उसी सटीक उत्तर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए इसे हल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले कॉलम और रो को गिनेंगे कितनी है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। मैं बात करूं रो की तो रो यहाँ पर कितनी है, 4 है। बात करें कॉलम की, 2 3 4 ये है। कहें तो ये m गुणा m की स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। कॉलम और रो बिल्कुल बराबर है। तो आप अब क्या करेंगे, अब आपको करना है ये कि आप जो इनमें से किसी भी कॉलम या फिर रो को किसी को भी ले सकते हैं, कॉलम को ले सकते हैं या फिर रो को। जब m गुणा m की स्ट्रक्चर आपके सामने बने तो आपको सिर्फ एक की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे तो आप कॉलम ले लीजिए, रो ले लीजिए या फिर कॉलम। आपको सिर्फ एक चीज लेनी है इसमें। देखिए मैं यहाँ पर ये लेता हूँ रो है जो, तो इसमें से आपको क्या करना है, लिखते जाना है, स्क्वायर करते जाना है, ऐड करते जाना है। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है मैं लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर कितना होता है वो लिख दिया, 3 का स्क्वायर लिखना है, 4 का स्क्वायर लिखना है। बस आपके पास इतना ही है। अब आप इसके स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का कितना होता है 9 और 4 का कितना होता है 16। तो अब आप इसे ऐड करेंगे तो देखिए ये कितना हो गया, 5 9 14 और ये हो गया पूरा हमारा 30 हो गया। और ये 30 आंसर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको इस तरीके के बारे में नहीं पता है, मैंने आपको अभी जो तरीका बताया, ट्रिक बताई, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इसे बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर 30 है वो आप बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। तो आपको ये ऐसे तरीके याद रखने हैं, इन्हीं तरीकों के आधार पर आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए ये तो मैंने आपको बताया वर्ग के बारे में, और इस वीडियो के अंत में मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिन्हें हल करके आपके मन में ऐसा होगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा क्लियर है। वर्ग के बारे में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं उसे आसानी से हल कर दूंगा। और आप आज इस वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, कल आप जो आयत के क्वेश्चन होंगे उनके बारे में, और जो अगला आने वाला वीडियो होगा पार्ट नंबर 3 उसके अंदर त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इन तीनों वीडियो को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक तो आपका क्लियर है, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना होगा। देखिए मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, अगर स्ट्रक्चर हमारी m गुणा m की हो तो हम कैसे हल करेंगे। लेकिन आप मुझसे ये भी तो कह सकते हैं ये तो देखिए अभी तक तो हमने बात की है m गुणा m, मतलब कॉलम और रो है जो समान हो, बरोबर हो। लेकिन कोई ऐसा भी सवाल आ जाए जिसके अंदर कॉलम और रो बरोबर न हो। देखिए जैसे आकृति बना देता हूं मैं आपके सामने, ये हो गई आपकी आकृति। इसे कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसके अंदर जो रो है वो कितनी है, 4 है। मैं लिख देता हूं 4, और ये जो कॉलम है कितनी है, 3 है।
तो ये स्ट्रक्चर है जो m गुना n की नहीं बनी है, इसे हम क्या कहेंगे, m गुना n कहेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे हल करें, जो पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताया वो तो सिर्फ m गुना m की थी, कॉलम और रो जब बराबर हो, समान हो, तभी वो ट्रिक अप्लाई होती थी। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इसे कैसे हल करें। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बस देखना है कैसे होगा। एक बार अगर आप देख लेते हैं तो पूरा सवाल आपको समझ में, किसी भी बड़ी से बड़ी आकृति को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको आपके पास इसे हल करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो आप क्या करेंगे, इसे m गुणा m की स्ट्रक्चर में लाएंगे। उसमें लाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये कितना है हमारा, 1 2 3 है, तो 3 यहाँ आप इधर चलेंगे, जो रो है उन पर चलेंगे। तो देखिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम यहाँ तक की जो फिगर है काउंटिंग करें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो m गुणा m का बन गया है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए कि देखिए ये हमारा बन गया। तो अब यहाँ पर मैं करूंगा, देखिए 1 का स्क्वायर देख लेता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना आएगा, 1 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर आएगा 9, तो कितना हो गया, यहाँ पर अभी हमने आंसर निकाला था, ये देखिए 14 आ गया हमारा। इतनी जो आकृतियां हैं इतने का हमारा आंसर आता है 14। लेकिन अभी तक हमने इसे काउंट नहीं किया है, तो इसे काउंट आप कैसे करेंगे। अब इसे आपको नंबरिंग करनी होगी, तो आप इसको इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। आपने अभी तक इसे तो देख लिया, अब आप लिखेंगे 1 2 3। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन पूरे तीनों का योग। तो ये कितना हो गया, 3 तो 5 1 6, कितना हो गया 6। प्लस करना है आपको, ये प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया, और आपको ये इनका योग लिखना है। 6 ये हो गया, तो यहाँ पर ये 6 आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कितना हो गया बताइए। 14 6 आप सभी को पता है 20 होता है, और हमारा आंसर भी कितना हो गया, 20 हो गया। तो मैंने अभी आपके साथ बात की है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ऐसी हो जिसमें कॉलम और रो बराबर न हो, समान न हो, उसे कैसे हल करें। तो उसे हल करने का पहला तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। उसे आप क्या करेंगे, m गुणा m की स्ट्रक्चर में लाएंगे, फिर आप उसका आंसर निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका एक और तरीका है, अगर आप इस तरीके से न करना चाहिए तो इसका एक और तरीका है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। उसे करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पता है कि स्ट्रक्चर इसके अंदर देखिए कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं, वो आप सभी को पता है। मैं यहाँ पर लिखूं रो के बारे में, देखिए 1 2 3 4 है, रो कितने हैं 4 है, कॉलम कितने हैं 3 है। आगे बात समझे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ी संख्या है हमारे पास कॉलम की है या फिर रो की है, आप बताइए। आप सभी को दिखाई दे रहा है, रो है जो हमारी बड़ी संख्या है 4 है, कॉलम है जो छोटा है 3 है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको सिर्फ इतना करना है, जो बड़ी संख्या वो पहले लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं बड़ी संख्या जो हमारी रो है उसे लिख दूं, छोटी संख्या है जो कॉलम उसे बाद में लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें से ये जो आपके पास दो संख्याएं हैं उनमें से एक एक घटाते हुए आपको चलना है, तब तक चलना है जब तक 0 न आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे। मैं यहाँ पर 4 में से 1 घटाऊंगा, कितना आएगा 3, 3 में से 1 घटाऊंगा, कितना आएगा 2। फिर आगे और चलिए, 3 में से 1 घटाऊंगा, कितना आएगा 2 आएगा। और मैं यहाँ पर 2 में से 1 घटाऊंगा, कितना आएगा 1 आएगा। इससे आगे मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि इससे आगे हम अगर चलेंगे, देखिए 2 में से मैं 1 घटाऊंगा, 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर गुणा लगाकर 1 में से 1 घटाऊंगा, कितना आया 0। और मैं 1 को 0 से गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा, इसलिए इसे लिखने का हमें कोई फायदा नहीं है। तो इसे मैं मिटा ही देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, हमें बस इतना ही लिखना है। अब आप देखिए इसका, आप इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए 12 प्लस 6 प्लस ये आ गया। अब आप इसे जोड़ सकते हैं, आपका आंसर कितना आता है ये देखिए 20 आता है। बिल्कुल सरल है। आप इन दोनों जो ट्रिक है, ये ट्रिक हमारी फर्स्ट थी, ये सेकंड है। तो
तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, सरल लगे, आप उस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं इसके, कि इन तरीकों से आप इसे हल कर सकते हैं। देख लीजिए, क्या ये आपको समझ में आ गया? चलिए, अगर थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज है तो या तो आप वीडियो दोबारा देख लेना, और या फिर मैं आपको अब आगे कुछ 1 या 2 और ऐसी आकृतियां सरल करवाने वाला हूं, तो आपको उन आकृतियों में समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, आगे चलते हैं। आगे अगर हमसे पूछ लिया जाए, जैसे कि देखिए, ऐसी आकृति आ जाए आपके सामने, मैं यहाँ पर 3 ही लगा देता हूँ। अगर आपके सामने हो ऐसी आकृति, तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, उसी ट्रिक से आप इसे हल कर पाते हैं या नहीं। देखिए, मैं आपको कुछ 10 या 20 सेकंड का समय देता हूं, ट्राई कर सकते हैं आप भी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, और पॉज करके आप देख सकते हैं। और अगर आप आंसर निकाल लेते हैं, फिर आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। देखिए, शुरू करते हैं। इसे कैसे हल करेंगे? मैंने आपको इसे हल करने के 2 तरीके बताए हैं। कितने? 2 तरीके बताए। पहले हम पहला तरीका अपना कर देखते हैं, इसे हल कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए, आपको पता है कि इसे पहले तरीके से हल करने के लिए हमें m गुणा m बनाना होगा, कॉलम और रो को समान करना होगा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 हमारे रो है जो कितने हैं? 5 है। और बात करूं इसकी 2 3, और कॉलम है जो 3 है। तो इसे हल करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ तक की काउंटिंग करनी होगी। ठीक है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही काउंटिंग करनी होगी। तो इसके लिए आप तो इसका तो निकाल ही सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। बस आपको ये करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा? 3 का हो गया 9, ये 4, ये 1, तो कितना हो गया? 14 हो गया। इतना तो आ गया हमारा 14। ठीक है, बात करते हैं आगे की। तो पिछली जो आकृति थी उसके अंदर क्या था कि ये साइड नहीं थी, सिर्फ एक ही कॉलम था ये। तो अब इसके अंदर 2 कॉलम है, तो आप इसे कैसे हल करेंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं करना है। 1 2 3, तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, 1 2 3 आपने लिख दिया। यहाँ पर आप 4 से शुरू नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको पहले ट्रिक में यही ध्यान रखना है कि आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको फिर से इस संख्या को दोहराना है, 1 2 3, बस आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है। अब आप क्या करेंगे? इन्हें जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 6 हो गया। इसे भी जोड़ दीजिए, ये भी अपना कितना होगा? 6 होगा। तो आप इसे अब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए, बस हमारी इतनी काउंटिंग आई थी। यहाँ पर ये 6 2 बार लिखा है मैंने, यहाँ पर भी लिख दिया। अब आप इसे काउंट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 14 6 कितना होता है? 20 प्लस 6 कितना हो गया? ये मैं यहाँ पर सीधा ही लिख देता हूँ, 26। आपका आंसर आ गया 26। ठीक है, ये समझ में आ गया। मुझे लगता है ये आकृति आपको, आपके सामने मैं ये आकृति क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि इसके अंदर पहले ट्रिक को अगर हम अपनाए तो ये 2 कॉलम आते हैं,
इसे कैसे हल करना है अगर आपको नहीं बताया जाए तो इसे हल करने में आपको समस्या हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको ये आकृति बनाई, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो ऐसे करेंगे 1 2 3 और यहाँ से 4 5 6 ऐसे कर देंगे, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। जो आंसर सही होता है वो हमें नहीं मिल पाता है, तो इसलिए आपको ये आकृति बताना भी जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताई। तो आपको क्या करना है, इनको अलग अलग इनका योग करना है, फिर ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये मुझे आशा है कि आपको समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि मैं जितनी सरल से सरल भाषा होती है उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर, वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है जिसके अंदर जो भी वीडियो देखने वाले होते हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि सर आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, या फिर ये आपकी अच्छी लगी, हमें ये बात आपकी समझ में नहीं आई। तो आप वहां पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट देखता हूं। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या होता है, देखिए कैसे कैसे हमारे सामने क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं। तो अगली हमारी आकृति है, देखिए वो कौन सी है, तो वो है हमारी ये। मैं थोड़ा इसे कम कर देता हूं, इतना ही। अब आपको काउंट करने हैं कि आपके इस ये जो आकृति है इसके अंदर कितने रो है और कितने कॉलम है। तो आप देखिए, आपको बस ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, आपको मैंने पिछली आकृतियों में भी बताया है। आपको बस इतना करना है, 1 2 3 4, और यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 3 4 5। तो अब आपको देखने से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारी जो रो है वो कितनी है, 4 है, और कॉलम है जो कितनी है, 5 है। बस आपको ये पता चल गया, बस इतना ही आपको पता करना है, फिर आपको इस आकृति को देखना ही नहीं है। बस फिर तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर ये होगा, बस कॉलम और रो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आपको ये हल करने के लिए 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों तरीकों को अप्लाई यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे हम। तो पहला तरीका हमारा ये है कि आप इसे m गुणा n की स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। देखिए पहले तो आप इसे क्या करेंगे, m गुणा n की स्ट्रक्चर में बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पिछली जो हमारी आकृतियां थी उसके अंदर हमारे कॉलम कम थे, रो ज्यादा थी। मतलब कहने का मतलब इधर वाली जो साइड है वो ज्यादा थी, लेकिन इसके अंदर कॉलम ज्यादा है, रो कम है। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए आपको इसे m गुणा n की स्ट्रक्चर में तो आप बना ही सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ से लेकर 4 गुणा 4 में डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। देखिए यहाँ तक की आकृति आप काउंट करेंगे, तो इसे तो हल आप कर ही सकते हैं। देखिए 4 तक का जो आपको स्क्वायर लिखना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आपने इतना लिख लिया। आप इसे तो सरल कर ही सकते हैं। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसका कितना आएगा आप सभी को पता है, इसका आएगा 30। क्या ये हमारा उत्तर सही है, आंसर सही है? आप इसे सही आंसर बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो काउंट किया है वो इतना ही भाग किया है, ठीक है। अभी तक हमारा ये जो भाग है ये बकाया है, या फिर अभी तक हमने इसे नहीं किया है। तो इसे आप कैसे करेंगे, तो देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं आपके सामने बार बार एक समान ही आकृतियां लेकर आता हूं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं जो आपको आकृति हल करवा रहा हूं उसके अंदर उनका लॉजिक होता है, इसीलिए मैं आपको बार बार ये अलग अलग आकृति आपके सामने लेकर आता हूं। तो इसे हल करने के लिए अभी एक अलग लॉजिक है। अब बच्चे क्या करते हैं जो इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं, वो ये करेंगे कि इसे करने के लिए मैंने वो वहां पर बताया था ना, उस प्रकार से वो एक ऐसे करेंगे, एक और यहाँ पर नीचे कोई है नहीं, एक 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 ऐसे नहीं करना, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको ऐसे करना है।
1 2 3 4, बस इतना करना है। अब इसे जोड़ देना है, कितना हो गया 10 हो गया। इससे इसके अंदर ऐड कर दीजिए 10 और आपका आंसर आ गया 40। बिल्कुल सही है आपका आंसर। बस आपको ये तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको समझाया उस आधार पर आप इतना तो काउंट कर ही सकते हैं। समस्या आपको सिर्फ इतने में होगी कि इसे कैसे काउंट करे, नीचे करे, एक 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 लिखे या फिर कैसे करे। तो ये मैंने आपको बताया कि एक एक नहीं लिखना है, 1 2 3 4 इसमें ऐसे लिखना है। और ऐसे अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर आना तो पक्का है, कन्फर्म है। आप इसे हल कर सकते हैं और इसका हल आपके सामने आ भी गया है, कितना है 40 है। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। पहले तरीके से तो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा तरीका कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। पहले तरीके में हमारा आंसर आ गया, चलिए दूसरा तरीका मैं यहाँ पर इसे मिटा ही देता हूँ थोड़ा। आंसर तो आपको याद रखना है, 40 आ गया, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। हमारा पहला आंसर आया है 40। ठीक है, अब आप दूसरे तरीके से इसे हल करिए। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, कॉलम रो देखना है, जो बड़ा है उसे पहले लिख लीजिए। आपका बड़ा कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर हम अगर इन कॉलम की बात करें तो हमारा 5 आ रहा था, तो 5 हमारा बड़ा है, कॉलम हमारा बड़ा है। तो आप सबसे पहले 5 को लिखिए, गुना आप 4 को लिखिए। 4 हम ये लिख रहे हैं, 5 हमारा ये है, कॉलम हमारा 5 है, रो हमारा 4 है। इसे आप लिख देते हैं, प्लस आप इनमें से एक माइनस माइनस करके आप इसे लिख सकते हैं। देखिए 5 में से -1 करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 गुणा और 4 में से 1 कम करेंगे तो आ गया 3, प्लस 1 1 घटाते जाइए, बस इतना ही करना है। अगर आप आगे भी चलेंगे, आप यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 0 के साथ अगर हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो आपका 0 ही आएगा। उसे करने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपकी संख्या जहाँ तक 1 तक सीमित है आप वहीं पर जाएंगे। जहाँ पर आपका 1 आ जाता है वहाँ पर आप रुक जाइए और फिर इन्हें आप सरल कर दीजिए। तो आपका देखिए यहाँ पर कितना आएगा, अब आप इसे जोड़ सकते हैं। आंसर हमारा वही है। आंसर देखिए आप इसे सरल कर सकते हैं, आंसर आपका 40 ही आएगा। और 40 कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। कॉलम रो आपको लिख लेना है, मैंने जहाँ यहाँ पर लिख दिया, कॉलम हमारा 5 है, रो हमारा 4 है। आपको आगे बढ़ते जाना है, एक एक उनमें से घटाते जाना है। कॉलम में से भी आप 1 घटाएंगे, रो में से भी आप 1 घटाएंगे। आप ऐसे करते आगे चलेंगे तो आपकी संख्या में जहां तक 1 न आ जाए वहां तक आपको चलते जाना है। जहां पर 1 आ जाता है वहां पर आप रुक जाइए और वहां से आप क्या करेंगे, उसे सरल करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं इसे सरल करता हूं तो हमारा देखिए 20 12 6 2 आता है। इसे आप जोड़ लीजिए और जो आपका आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हमारा आंसर इसके अंदर भी कितना आया है, 40 हमारा आंसर आया है, जो दोनों में समान है। पहले तरीके से भी आप इसे हल कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे, आप ऊपर सूट करे, आप उसी तरीके से हल कर सकते हैं। आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको इस तरीके से हल करना होगा। हमें सिर्फ उसका आंसर निकालना है, वो जिस भी तरीके से आए आप उसे हल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अलग तरीका है, नया तरीका है, तो आप उससे भी हल कर सकते हैं। हमको सिर्फ आंसर निकालना है। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। ये तो हो गई जितनी आकृतियां मैंने आपको बताई है, जितने भी आपको मैंने ये तरीके बताए हैं, बस सारे क्वेश्चन होते हैं वर्ग के। हम बात करें तो इन्हीं पर डिपेंड होते हैं, इसी के आधार पर बने हुए होते हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं, इनको सरल कर लेते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन को
हल कर सकते हैं। बस उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, उसके अंदर आकृति कुछ आपको अलग प्रकार से दी जाती है, लेकिन फॉर्मूले उसके अंदर यही लगेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में मैं बात करूं। हमसे पूछा जाए कि वर्ग बताए, और आपको बताना है कि जैसे कि ये एक आकृति है, क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन 1 है, वर्ग की संख्या बतानी है आपको। वर्ग की संख्या बतानी है कि इसके अंदर वर्ग कितने हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन की आकृति को पूर्ण बनाता हूं। बस सिंपल सा है, आपको दिमाग लगाना है कि इसे हल कैसे करना है। तो देखिए आप बताइए कि इसके अंदर वर्ग है जो कितने हैं, कितने वर्ग है वो आपको बताना है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि इसे कैसे हल किया जाता है। बस यहाँ पर आपको अपना दिमाग यूज करना है। आप अपने दिमाग से ऐसे अनुमान लगाएंगे या फिर सोचेंगे कि इसे किस प्रकार से हम हल करें, तरीका वही रहेगा। तो देखिए मैं अगर आपसे कहूँ कि आप एक बार इसे भूल जाइए, इसे आप भूल जाइए, मान लीजिए ये इसके अंदर है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये हमारा जैसे आप कॉलम और रो गिनते हैं वैसे ही गिनेंगे, 1 2 और 1 2। यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि कॉलम और रो बिल्कुल बराबर है, स्ट्रक्चर हमारी m गुणा m की आ रही है, बिल्कुल सही है, यही स्ट्रक्चर है हमारी। तो हमें अब क्या करना है कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर लगा देंगे 1 और 2, और ये स्ट्रक्चर बरोबर है, समान है, गुणा m की है। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर लेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, हमारा आंसर 5 आएगा, क्योंकि ये 4 होगा, ये 1 होगा, तो 5 ही आएगा। बस मैं आपके लिए समय इतना इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आपको पता चल गया कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी स्ट्रक्चर हो तो कितना होगा, उनका योग 5 होगा। बिल्कुल सही है, मैंने इसे ऐसी आकृतियां हैं जो आपको पहले भी बताई थी इस वीडियो में। तो देखिए अब आपको ये तो पता चल गया कि ऐसी स्ट्रक्चर आपके सामने जब भी हो तो आंसर आपका 5 आएगा। तो अब आपके सामने दी हुई ऐसी है, अब आप क्या करेंगे, तो आपको सीधे से ये दिखाई दे रहा है कि पहली स्ट्रक्चर है जिससे हम इसकी आकृतियां गिनते हैं, तो 5 तो इसकी हो गई, और ऐसी की ऐसी एक आकृति इसके अंदर बन रही है, दिखाई दे रही है, तो 5 ही इसकी होगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है, तो आप इसका आंसर है जो 10 दे सकते हैं और यही इसका आंसर होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है। 5 है जो बाहर वाली आकृति की होगी, संख्या 5 बाहर वाली आकृति के वर्ग होगी, वो 5 होगी। 5 ही अंदर वाली आकृति के होंगे, तो कितने हो गए, 10 हो गए। तो इसलिए आपका आंसर इसके अंदर 10 है, बिल्कुल सही है। बस आपको देखना है कि उसके अंदर उन वर्गों की संख्या कितनी है, कितने उसके अंदर और छोटे वर्ग बन रहे हैं। अगर इसके अंदर ऐसे छोटे भी और दिए होते तो आप क्या करते, बस आपको जितनी संख्या दी हुई है आप उससे उस संख्या को गुना कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और पूरी कितनी है, देखिए 1 2 3 4 है, तो 5 को 4 से आप गुणा कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन के बारे में। तो ऐसी हमारी जो आकृति थी उसका योग हमारा आ गया 10, बिल्कुल सही है। देखिए बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन के बारे में। आज का वीडियो है जो हमारा वर्ग के ऊपर आधारित है। वर्ग के जितने भी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में आप बताएं कितने वर्ग है, तो आप कैसे बताएंगे। आप इसे कैसे बताएंगे, बस आपको क्या करना है, अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव सोच रखते हुए आपको सोचना है।
बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल भी ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत देना। ऐसे सवाल तो बिल्कुल आसान होते हैं, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक जैसे आप इसे देखिए, आप अगर पहली बार अगर आप इसे देखते हैं तो आपको ये थोड़ा भयानक लग सकता है कि ये क्या है यार, इसे कैसे हल करें। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए, आपको ये एक आकृति दिखाई दे रही है। तो आप देखिए इसके अंदर कॉलम और रो कितने हैं, 1 2 3। यहाँ पर हम बात करें रो की, तो रो या हमारी कितनी है, 3 है। कॉलम कितनी है, 3 है। कहने का मतलब ये है हमारी स्ट्रक्चर m गुणा m की बन रही है या नहीं बन रही है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 यहाँ पर इसका वर्ग निकाल लेंगे। 1 2 3 का वर्ग निकालेंगे तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस और 3 इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 9 4 प्लस 1 तो कितना होता है, मैं कहूँ तो यहाँ पे कितना होता है, 14 होता है। आप सभी ने इसे तो बार बार ही आपने इसकी जो आकृतियां है निकाली है, इस ऐसी आकृति की। अब आपको क्या करना है, बाहर भी जो इसकी कुंटे हैं, 4 कोने हैं, उन पर भी आपको 4 जो वर्ग है जो अलग से दिखाई दे रहे हैं, आप इन पर कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, कोई भी ट्रिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इनसे लगा हुआ भी नहीं है, ये इनसे अलग है। क्योंकि ये अगर यहाँ पर इसके मतलब कोई भी अलग बना हुआ होता, ये चारों है जो इस साइड में दिए हुए होते, तो आपको इसे इसके साथ में काउंट करना होता। लेकिन अब आपको इसके साथ में इसे काउंट नहीं करना है, आप इनको जोड़ लीजिए। कितने हैं, 4 है। तो आपको क्या करना है, प्लस 4 यहाँ पर आप और लगा सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 18। 14 4 कितना होता है, 18 होता है। चलिए 18 हमारा ये आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए एक और आकृति, प्रश्न का है, अगर आपसे एक ऐसी आकृति पूछी जाए, इसे कैसे हल करेंगे। आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप इसे कैसे हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए आपको क्या करना है, वही ट्रिक आपको अपनाना है। देखिए 1 और 2, ये 3 हो गए, 3 हमारे रो है और 3 ही हमारे कॉलम है। बिल्कुल भी ये मैं कहूँ तो कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है ये, इसे आप कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो योग होता है वो कितना होता है, 14 होता है। कैसे निकाला मैंने 14, मैं बार बार आपको बताता हूँ, 1 2 और 3। जब m गुणा m की स्ट्रक्चर बने तो आपको सिर्फ एक ही चीज लेनी है, चाहे आप कॉलम ले लीजिए या फिर रो ले लीजिए, क्योंकि वो दोनों बराबर है, समान है, इसलिए आप एक चीज लीजिए। मैंने यहाँ पर कोई भी चीज मान लीजिए, मैंने यहाँ पर ये रो लिया है। तो रो देखिए, रो में क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर आप लिखेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब आप इसे सरल करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है, और 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है। मैं इसे ऐड करूं तो अपना आंसर कितना आता है, 14 आता है। याद रखिए ये हमारा 14 उत्तर है, जो सिर्फ इतनी ही आकृति का है। आपको इस आकृति के बाहर भी 4 आकृति और दिखाई दे रही है, जो इसमें हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो है जो एक वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, इसके अंदर और वर्गों की संख्या है, इसलिए हमारी ये 14 आए। लेकिन ये जो अलग है, इसलिए हम इन चारों को अलग से काउंट करेंगे। तो देखिए 14 प्लस ये 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, आंसर फिर भी हमारा 18 ही आएगा। तो ये जो आज के हमारे सवाल थे, ये मैंने आपको ये टॉपिक समझाने के लिए करवाए हैं। और इस वीडियो के अंदर जो भी वर्ग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आकृतियां पूछी जाती है, किस किस प्रकार की आकृतियां बनती है, उन सभी के बारे में मैंने आपसे बात की है। और जो अगला आने वाला हमारा वीडियो होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे आयत से हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आकृतियां होती है, उनको कैसे हल करें, तो वो हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और हमारा जो सबसे अच्छा वीडियो या सबसे डीपली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
वो मैं बात करूं तो वो होगा ट्रायंगल पर, त्रिभुज पर आधारित, क्योंकि उसको पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, जोर देंगे उसे समझने के लिए, क्योंकि इनमें से तो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से डीपली क्वेश्चन बनते ही नहीं है। लेकिन जो त्रिभुज होता है उसमें से बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पर हमें थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है। तो उस पर हम थोड़ा वीडियो बड़ा बनाएंगे, तो जिसमें आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए, और उस वीडियो को आप पूरा देखना। और अगर आपको ये आज का वीडियो है जो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी समझ सके, इसके बारे में जान सके। और अगर पहली बार आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका तो इतना फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करें तो आपके सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का निशान आता है, वहां पर आप उस घंटी के निशान पर जाकर ऑल को ओके कीजिए या दबा दीजिए। आपको क्या होगा, ओके करने के बाद आप, मैं जब भी एक कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आवर स्टडी चैनल ने एक और वीडियो अपलोड किया है, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइए कि बढ़िया लगा है, या फिर कोई इसके अंदर कमी है तो आप वो भी बताइए, मैं जरूर उसमें सुधार करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मत भूलिएगा। धन्यवाद।